हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्राइम एज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैंने आपके लिए तैयार कर ली है आर्टिकल 22 के सारे पीवाईक्यूज की लिस्ट। आर्टिकल 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये एक तरीके से आप मानिए कि ये एक्सटेंशन है आपके आर्टिकल 21 का। एक तरीके से एक्सटेंशन होगा आपके आर्टिकल 21 का। 21 में क्या दिया था? राइट टू लाइफ दिया था, राइट टू लाइफ दिया हुआ था। यहां पे आपको काफी सारे ऐसे अधिकार दिए गए थे जो कि आपको जीवन जीने में सहायता करेंगे। एक डिग्निफाइड लाइफ, एक स्वाभिमान के साथ में जीवन जीने में यहां पे आपकी सहायता करेंगे। ठीक उसी तरीके से राइट टू लाइफ से आगे बढ़ते हैं तो जीवन आप नॉर्मली जी रहे हैं, पर जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन जो है, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन जो है, तो अरेस्टेड आदमी को भी लाइफ का अधिकार तो है ही, डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है। अगर मान लीजिए कोई मुझे अरेस्ट कर रहा है तो क्या मुझे अपनी तरफ से लॉयर मिलना चाहिए कि मेरे पास में एक लॉयर आ जाए ताकि वो मुझे रिप्रेजेंट कर सके। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं हो सकता है कि 5वीं पास भी ना हूं, पर जब मुझे कोई पकड़े तब मुझे कोई ना कोई ऐसा आदमी होना चाहिए, समझदार आदमी होना चाहिए जिसे कानून की समझ हो, परख हो और वो मुझे रिप्रेजेंट करे। प्लस जब मुझे अरेस्ट किया जाए तो मुझे बताया भी जाए कि मुझे किन ग्राउंड्स के ऊपर अरेस्ट किया जा रहा है। उसके अलावा जब मुझे अरेस्ट किया जाए तो मेरे साथ में कोई बुरा व्यवहार भी ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन जो है, ये सब आर्टिकल 22 में लिखी गई है। पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें एक्सेप्शन भी शामिल है। क्या है? एक्सेप्शन भी शामिल है। व्यक्ति ज्यादा ऊपर है या राष्ट्र ज्यादा ऊपर है? राष्ट्र ज्यादा ऊपर है। वैसे हमें व्यक्तिगत रूप से काफी सारी स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम जो है ये हमारे पास में है। पर जब बात आती है एक इंडिविजुअल पर्सन की और जब बात आती है नेशन की, तो पहले कौन आता है? तो नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट। तो राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि होगा। तो अगर यहां पे पब्लिक या फिर नेशन एज अ होल, नेशन एज अ होल, पूरे के पूरे राष्ट्र को अगर कोई समस्या हो तो उस टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन नाम का एक्सेप्शन लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन नाम का क्या लिख दिया मैंने? प्रिवेंटिव डिटेंशन नाम का एक्सेप्शन लिया जा सकता है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। पिछले कुछ आर्टिकल्स की तरह इसे भी हम लोग 2 पार्ट्स के अंदर लेंगे। क्यों 2 पार्ट्स के अंदर लेंगे? क्योंकि यहां तक आई गेस 22 तक आपका राइट टू फ्रीडम चल रहा है, 19 से 22 जो है वो राइट टू फ्रीडम चलता है। आर्टिकल 19 टू 22, 19 से 22 किसके अंदर आता है? राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। किस में आता है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? स्वतंत्रता का अधिकार का अधिकार। पुराना याद दिला देता हूं, 14 से 18 क्या है? समता का अधिकार, समता का अधिकार, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू इक्वेलिटी। क्या बोलते हैं? राइट टू इक्वेलिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये तो हम लोगों ने 20 के अंदर देख लिया था आर्टिकल 20 में, तो यहां नहीं देखना है, ये गलत हो गया। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में, बिल्कुल सही। आर्टिकल 22 इसी से रिलेटेड है। बाल श्रम के प्रतिषेध, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, ये नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये तो 32 के अंदर है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर हो गया हमारा बी।
एकदम इतना ही बेसिक से हम लोग हर बार शुरू करते हैं, इतना ही बेसिक से हम लोग हर बार शुरू करते हैं, और धीमे धीमे आप देखेंगे कि क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ते जाएंगे ताकि आपको बेसिक से और एडवांस तक की नॉलेज मिल जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अंडर आर्टिकल 22 एन अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन हाउ मेनी आवर्स। अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। किसी को अरेस्ट किया तो कितने घंटे के अंदर सबसे पास में जो आपके मजिस्ट्रेट हैं उनके पास में ले जाना होगा। एक दिन के भीतर भीतर, 24 घंटे के भीतर भीतर। ठीक है, याद रखेंगे 24 घंटे के अंदर तो होना ही चाहिए, प्लस इसमें टाइम ऑफ जर्नी जो है, टाइम ऑफ जर्नी, या फिर इसे आप कहिए यात्रा का समय, यात्रा का समय, ये क्या होता है, ये होता है आपका एक्सक्लूड। ये क्या होता है, एक्सक्लूड हो जाता है। ठीक है, टाइम ऑफ जर्नी जो है वो एक्सक्लूड हो जाता है। मान लीजिए किसी को जोधपुर न्यायालय में लाना है, जोधपुर में उसने क्राइम किया और उसको पकड़ा है कन्नौज से, कन्नौज छोड़िए, उसको पकड़ा है महाराष्ट्र से, दूर से कहीं से, ठीक है, कर्नाटक से पकड़ा है, बैंगलोर से, तो क्या 24 घंटे के अंदर जोधपुर में पेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, यात्रा में टाइम लगेगा, तो यात्रा के टाइम को एक्सक्लूड कर देते हैं। वैसे मोटा मोटी देखा जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है, किसी को अरेस्ट किया जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। डज द 24 आवर लिमिट फॉर प्रोड्यूसिंग एन अरेस्टेड पर्सन बिफोर अ मजिस्ट्रेट इंक्लूड द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी? क्या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के 24 घंटे के समय सीमा में यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल है? नहीं, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी, नो आ जाएगा यहां पे। ठीक है, यहां पे आ जाएगा एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी, ये याद रखेंगे। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना है, आधा अधूरा नहीं। किसी को अरेस्ट किया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, पर अगर यात्रा में ज्यादा समय लगने वाला है तो यात्रा के समय को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फंडामेंटल राइट अलाउज एन अरेस्टेड पर्सन टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ देयर चॉइस? कौन सा मौलिक अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने की अनुमति देता है? कौन सा अधिकार देता है भाई? चार ऑप्शन आपके सामने, 19, 21, 22, 1 या फिर 20। अभी हम लोग 22 पढ़ रहे हैं तो यहां पे सही हो जाएगा। ये कांस्टेबल वाले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अचानक से आता है तो याद नहीं आ पाएगा। अभी के लिए क्यों आसान लग रहा है? क्योंकि हम लोग आर्टिकल 22 ही तो पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 22 क्लॉज 2 इज नॉट अवेलेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? नॉट पूछा है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1, 22 क्लॉज 2 के अंदर जो राइट है वो किसको नहीं मिलता है? अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत सुरक्षा निम्नलिखित में से किसे उपलब्ध नहीं है? चार ऑप्शन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी भारतीय नागरिक को उपलब्ध नहीं है। अरे इसे तो उपलब्ध है ही, तो हमसे तो नहीं पूछा है। एनिमी एलियंस, शत्रु अन्य देशीय, इसके पास में ये 22(1) और 22(2) का राइट नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट के पास में है, महिलाओं के पास भी है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गलत ढूंढना था तो बी। ठीक है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड? सलाहकार बोर्ड की राय के बिना किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत अधिकतम कितनी सीमा तक हिरासत में रखा जा सकता है? कितने दिन तक उसे हिरासत में रखा जा सकता है? कितने टाइम तक? 3 महीने तक। यहां पे भी एक कैच है बच्चों, बताता हूं आपको। ठीक है, यहां पे कैच क्या है, हमने क्या हुआ, आजादी के बाद में 1950 में बनाया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। क्या बनाया? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ठीक है, उसके बाद में 1971 में, 1971 में, कब? 1971 में एक मीसा नाम का एक्ट आया था। मीसा नाम का एक्ट आया था
और सब्सिक्वेंटली इस मीसा से परेशान होकर, ये इमरजेंसी के टाइम आया था बच्चों, कब आया था? इमरजेंसी के टाइम इसका बहुत बुरा यूज हुआ था, इतना ज्यादा बुरा यूज हुआ था कि जितने भी उस टाइम में विपक्ष के नेता थे उन्हें पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा था मीसा एक्ट के तहत। कुछ बताया ही नहीं जा रहा था, कुछ नहीं बताते थे आपको क्यों पकड़ रहे हैं, क्या कारण है, आपने क्या गलती की है। मीसा एक्ट लगाते थे और जेल में डाल देते थे। इसी टाइम में एक बहुत दिग्गज नेता हैं, बिहार से आते हैं, लालू प्रसाद यादव। इसी टाइम में उनको भी जेल में डाल दिया था कुछ महीनों के लिए। जब वो जेल में थे तो पीछे से जो है राबड़ी देवी जी जो हैं उन्होंने एक संतान पैदा की, फीमेल थी। तो फिर चूंकि क्या कहते हैं मीसा एक्ट के अंदर लालू प्रसाद जी जो हैं वो जेल में थे, तो लालू प्रसाद जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा के नाम पे ही रख दिया और उनका नाम है मीसा भारती। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। खैर, इससे परेशान हो गए थे लोग इमरजेंसी के टाइम में, तो इमरजेंसी को काउंटर करने के लिए 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या हुआ था? 44th अमेंडमेंट हुआ था। 44th अमेंडमेंट में यह कहा गया था कि एडवाइजरी बोर्ड की परीक्षा के बिना, इसके डिसाइड किए बिना, जो 3 मंथ वाला जो टाइम था, 3 मंथ वाला जो टाइम था कि 3 महीने तक आप जेल में रख सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में, उस 3 महीने के टाइम को घटाकर 2 महीने कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? 2 महीने कर दिया गया था। 2 महीने किससे किया गया था? 1978 के 44वें संशोधन से किया गया था, पर यह आज तक नोटिफाई नहीं हुआ है। ये आज तक नोटिफाई नहीं हुआ है। आज तक जो है 3 महीने वाला चल ही रहा है कार्यक्रम। ठीक है, आज तक 3 महीने तक बिना एडवाइजरी बोर्ड से पूछे किसी भी आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अंदर रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब, निवारक निरोध का अर्थ क्या है? डिटेंशन आफ्टर कन्विक्शन नहीं, ये क्या होता है? ये प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं बल्कि प्यूनिटिव डिटेंशन। याद रखेंगे, पूछताछ के लिए हिरासत, इसे इंटेरोगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेरोगेशन कहते हैं। ठीक है, यहां लिखा हुआ भी है पूछताछ। डिटेंशन विदाउट ट्रायल, बिना मुकदमे की हिरासत करना। हां जी, वो जो 24 घंटे वाला बताया था ना, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास में पेश करना है, ये वाला कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं लगता है। बिना मुकदमे की ही हिरासत में ले लिया जाता है। इसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन या फिर निवारक निरोध कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है? द एडवाइजरी बोर्ड मेंशन्ड इन आर्टिकल 22 consist of persons who are or have been qualified, क्वालिफाइड लिख दिया है, क्वालिफाइड टू बी जजेस ऑफ विच कोर्ट। अनुच्छेद 22 में उल्लेखित सलाहकार बोर्ड में वे व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं जो किस न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्य हैं। वही लोग आ सकते हैं या तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हों या फिर हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने लायक क्वालिफिकेशन रखते हों, होने लायक क्वालिफिकेशन रखते हों। ठीक है, याद रखेंगे। एडवाइजरी बोर्ड बहुत बड़ी चीज है। इसके अंदर एडवाइजरी बोर्ड ने जो कहा, अक्सर जो है हमने भारत में देखा है कि जो बोर्ड्स होते हैं उनका कथन बाइंडिंग नहीं होता है, सिर्फ एडवाइजरी होता है, सलाहकार के रूप में होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो बोर्ड होगा उसका जो स्टेटमेंट होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है? इज आर्टिकल 22 अ पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम? क्या अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है? हां जी, रट लीजिए, रट लीजिए ऐसे। 12 में स्टेट है, 13 में लॉ डिफाइंड है, 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी है। क्या है? राइट टू इक्वलिटी है। और 19 से 22 में राइट टू
फ्रीडम है। क्या है? राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो 1922 में आता ही है। हाँ बिल्कुल, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ये रटा हुआ होगा तो आपके काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां देखिए। 10वां क्या पूछ रहा है? हु हैज द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस कनेक्टेड विद द डिफेंस ऑफ इंडिया। भारत की रक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध के संबंध में, किसके संबंध में? निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है? 4 ऑप्शन है। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य विधानमंडल के पास, पार्लियामेंट मतलब संसद के पास, दोनों के पास, या राष्ट्रपति के पास। देखिए यहां पे क्या पूछा गया है, यहां पे बताया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कनेक्टेड विद डिफेंस ऑफ इंडिया। जब भी फॉरेन पॉलिसी, जब भी फॉरेन पॉलिसी, इसको हिंदी में कह दीजिए आप विदेश नीति। क्या बोलेंगे? विदेश नीति। नी कौन सा बड़ा होगा छोटा होगा, छोड़ो जाने दो। विदेश नीति या फिर डिफेंस, रक्षा का मामला अगर आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर केंद्र सरकार, कौन? केंद्र सरकार किसके माध्यम से? संसद के माध्यम से, संसद के माध्यम से कानून बना सकती है। क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। ये याद रखेंगे, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति या डिफेंस, रक्षा के लिए अगर कोई कानून बनाना हो तो केंद्र सरकार के पास में ही संसद के थ्रू लॉ बनाने का राइट है। ठीक है, ये बिठा के रख लीजिए, ये सब जगह काम आएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? विच अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट द एडवाइजरी बोर्ड्स ओपिनियन फ्रॉम 3 मंथ टू 2 मंथ। किस संशोधन अधिनियम में सलाहकार बोर्ड की राय के बिना निवारक निरोध की अवधि को 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया था? अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया था? 1971 के मीसा से परेशान होके 1978 में 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, और इस 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 3 मंथ को घटा के 2 मंथ कर दिया गया था। कब? एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड से बिना पूछे आप 2 महीने से ज्यादा किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं डाल सकते। ये याद आ गया? अभी किया था हम लोगों ने, तो ये हो गया हमारा 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है, ये वही 44th अमेंडमेंट है जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था और 300 ए में डाल दिया गया था। ये क्या है 300 ए? ये आर्टिकल बोल दीजिए या फिर अनुच्छेद बोल दीजिए। ठीक है, ये वही वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? आर्टिकल 22 क्लॉज 1 स्टेट्स दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ। अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को किसके बारे में सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। कि आपको जब अरेस्ट किया जाएगा, आपको नहीं, भगवान ना करे आपको कभी किया जाए, किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाएगा उस टाइम क्या बताना होगा सामने वाले को? मजिस्ट्रेट का नाम बताना होगा। क्या क्या मतलब मजिस्ट्रेट कौन है? वैसे भी ये तो पद की बात होती है। ग्राउंड्स, ऐसी गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे, ग्राउंड्स बताने होंगे, ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल सही, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निवारक निरोध 7वीं अनुसूची की किस का विषय है? प्रिवेंटिव डिटेंशन इज सब्जेक्ट इन विच ऑफ द 7th
शेड्यूल, विच लिस्ट ऑफ द सेवेंथ शेड्यूल, किसका है भाई? यूनियन लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट का है, कॉन्करेंट मतलब समवर्ती सूची का है, या फिर दोनों, संघ और समवर्ती सूची दोनों में आता है? किस में आता है? देखिए, सेंटर लिस्ट में तो आता ही है, सेंटर में, या फिर इसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, यूनियन लिस्ट, इसमें तो आता ही है। इसमें किस नाम से आता है? फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस के नाम से। और कॉन्करेंट में भी आता है, कॉन्करेंट बोले तो समवर्ती, कॉन्करेंट बोले तो समवर्ती सूची में भी आता है। किस नाम से आता है? पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के नाम से आता है। ठीक है, तो यहां पे अगर बात सिर्फ हो रही है, अगर ना फॉरेन पॉलिसी लिखा है ना डिफेंस लिखा है, डायरेक्ट ये लिखा गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन किसके अंडर आता है, तो देखिए भाई, ये तो दोनों के, यूनियन लिस्ट में भी आता है और कॉन्करेंट लिस्ट में भी आता है, राज्य सूची में नहीं आता है, स्टेट लिस्ट में अकेले में नहीं आता है। कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि सेंटर भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है ना? तो कॉन्करेंट के अंदर खाली कॉन्करेंट में क्यों नहीं डाला? क्योंकि कॉन्करेंट में ये पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ से रिलेटेड है और सेंटर में ये डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 आपसे क्या पूछ रहा है? द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 22 इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ अरेस्ट अंडर, अनुच्छेद 22 का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके तहत गिरफ्तारी के मामले में उपलब्ध नहीं है? क्रिमिनल एक्ट, सिविल एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन, बोथ बी एंड सी। देखिए भाई, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है सिविल अरेस्ट में काम नहीं आता है, और आपराधिक कृत्य में, आपराधिक कृत्य में क्वेश्चन अनुच्छेद 22 का संरक्षण किसके तहत गिरफ्तारी के मामले में उपलब्ध नहीं है? सिविल अरेस्ट के खिलाफ तो नहीं है ना? प्रोटेक्शन ये मिल रहा है आपको, अच्छा ये तो प्रोटेक्शन की बात कर रहा है ना, ये आपको मिलता है सिर्फ ए, आपराधिक कृत्य में। ठीक है, सिविल अरेस्ट में और प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको फायदा नहीं मिलता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास में जाएंगे, ये फायदा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ठीक है, और सिविल अरेस्ट में भी ये फायदा नहीं मिलता है। तो दो गलत हो गए, तो हमें तो गलत ही पूछा है ना, नॉट ही पूछा है, नॉट तो ये दोनों है, तभी कहूं आंसर, हाँ जी ये रहा, बोथ बी एंड सी। ना इसमें मिलेगा ना इसमें मिलेगा, ना सिविल अरेस्ट में मिलेगा ना प्रिवेंटिव डिटेंशन में। फायदा जो 24 घंटे वाला और लीगल जो प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा रिप्रेजेंट होने वाला, ग्राउंड्स ऑफ आपके अरेस्ट वाला, ये फायदा आपको इन दोनों में नहीं मिलेगा, सिर्फ क्रिमिनल अरेस्ट में, आपराधिक कृत्य में मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है? अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 5 व्हाट राइट डज अ डिटेनी हैव? अनुच्छेद 22(5) के तहत बंदी के पास क्या अधिकार है? मतदान का अधिकार, आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन मतलब राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर, पैरोल का अधिकार, राइट टू पैरोल, या फिर नियमित जमानत का अधिकार, राइट टू रेगुलर बेल। 22(5) यहां पूछा है, यह बात कर रहा है एडवाइजरी बोर्ड की। किसकी बात कर रहा है? एडवाइजरी बोर्ड की बात कर रहा है। जब एडवाइजरी बोर्ड के सामने 3 महीने बाद, एडवाइजरी बोर्ड के सामने कितने 3 महीने बाद लाया जाता है, 3 महीने बाद लाया जाता है, तो उस टाइम आप राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन, आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अभ्यावेदन दे सकते हैं, अभ्यावेदन दे सकते हैं। ठीक है, 22 क्लॉज 5 में यह अधिकार आपके पास में दिया हुआ है। अच्छा, इसमें याद रखेंगे, खुद दे सकते हैं अभ्यावेदन, खुद रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, यहां पे लीगल प्रैक्टिशनर का राइट अभी भी नहीं है। अलग कलर से लिख देता हूं, आपको याद रहेगा। लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट जो है ये अभी भी आपके पास में नहीं है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 क्या पूछ रहा है आपसे? टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट
वॉज लॉ इनेक्टेड अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल से संबल लेके टाडा एक्ट बनाया गया। टाडा आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया था। 22 के तहत। किसके तहत बनाया गया, 22 के तहत। क्यों, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया हुआ कहां पे है, आर्टिकल 22 में। ये तो आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। कॉफेपोसा तो है, ठीक है, कॉफेपोसा तो है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जिसे रासुका भी कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी कहते हैं, पोटा भी है, प्रिवेंटिव। मनरेगा क्या है, ये तो आपको रोजगार गारंटी देता है, ये आर्टिकल 22 के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हु डिटरमाइंस द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन मे बी डिटेन्ड अंडर एनी क्लास ऑफ केसेस अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। निवारक निरोध कानून के तहत किसी भी वर्ग के मामलों में किस व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है, यह कौन निर्धारित करता है, संसद निर्धारित करती है, ठीक है। कौन निर्धारित करता है कितने टाइम तक अंदर रख सकते हैं, ये संसद निर्धारित करती है। टाइम हुआ, टाइम बोले तो कितने समय तक आपको अंदर रखना है। प्रोसीजर हुआ, प्रोसीजर मतलब किस विधि से आपको पकड़ा जाएगा। ये सब जो है ये कौन डिसाइड करता है, ये सब डिसाइड करता है संसद, मतलब पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा रिपील्ड। यहां कब आया वो नहीं पूछ रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी जिसने आतंक मचा दिया था इमरजेंसी के टाइम में, इस एक्ट को रिपील कब किया गया। इसको इमरजेंसी जाते के साथ में 1978 में रिपील कर दिया था, ठीक है, 1978 में रिपील कर दिया था, ठीक है। चलिए, डज आर्टिकल 22 ओवरराइड आर्टिकल 21, क्या अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 को अतिक्रमण करता है। अतिक्रमण नहीं करता है, बल्कि ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक चीज और याद रखेंगे, आपको लगेगा कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये तो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, इसको आप बोलेंगे नेसेसरी इविल। क्या बोलेंगे, ये नेसेसरी इविल है, नेसेसरी इविल है। क्यों नेसेसरी इविल है, क्योंकि इसी की वजह से तो, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसने कुछ गलत किया या नहीं किया, इस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन करना है। अब वो अपने जो भी क्या कहते हैं फॉलोअर्स हैं उनको इकट्ठा कर सकता है, उन्हें बोल सकता है कि पुलिस वाले आए मुझे अरेस्ट करने के लिए, तो फिर तुम उन्हें क्या कहते हैं बाहर से ही भगा देना। या फिर वो ये बोलता है कि आज जो है एक्स तारीख है, वाई तारीख को हम लोग क्या कहते हैं सरकार की नाक के नीचे नाक में दम कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वो सरकार को धमकी दे रहा है। तो अब हो जाएगा तब उसे जेल में डालेंगे, या फिर पहले जब पता पड़ ही गया है कि आने वाली 20 तारीख 22 तारीख 25 तारीख जो भी तारीख है उस तारीख को वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है, तो पहले से ही प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लेते हैं, उसे पहले ही जेल में डाल देते हैं, है ना। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो क्या है, नेसेसरी इविल है। क्या है, नेसेसरी इविल है। बाकी आर्टिकल 22 जो है आर्टिकल 21 को डायरेक्टली कहीं छेड़ता नहीं है, बल्कि वो दोनों क्या है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। इतना आई गेस आपको समझ में आया होगा। एक पार्ट और बाकी है, उस पार्ट में हम लोग नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको आर्टिकल 22, अभी तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे, ताकि आपको आर्टिकल 22 जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए, और फ्यूचर में कभी इससे रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको 110% सही मार्क करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।